मस्त, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पढ़ लिया है, पढ़ो। ये दिनेश वाला क्वेश्चन अलग है बेटा। मिस्टर ए वाला क्वेश्चन नहीं, सेम है। पढ़ो एक बार मैं। Rakesh purchased a house property on 14th April 1999, 1,05,000. He entered into an agreement with B for sale of house on 15th September 2002 and received an advance of 25,000. ठीक है? However, since B did not remit the balance, Rakesh forfeited the advance. ठीक है? Later on, he gifted the house to his friend. Gift दिया, ठीक है, मिस्टर ए को। घर किसके पास आ गया? मिस्टर ए के पास। ठीक है, अब फॉलोइंग रिनोवेशंस वर डन आउट बाय मिस्टर राकेश एंड मिस्टर ए, है ना? रिनोवेशंस करवाए बेटा, इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, 2001 में, फिर 3-4 में, फिर 13-14 में ए ने करवाए खुद से। ठीक है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001 इज 1,50,000 एंड एसडीडी। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर एसडीडी भी आया हुआ है। एक पॉइंट मैं पहले बता देती हूँ तुम लोगों को कि यहाँ पर एसडीडी क्यों दिया हुआ है 1/4/2001 का, फिर अपन आगे का देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जब भी घर बिफोर 1/4/2001 का होता है तो अपन क्या करते हैं? कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001 whichever is higher देखते हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो एफएमवी है ऑन 1/4/2001, ये कैसे कोई पता लगाता होगा मार्केट में? अगर मुझे एक लैंड बेची है मैंने, है ना, और वो मेरे दादाजी के टाइम की थी, और 1/4/2001 की मुझे एफएमवी चाहिए, कैसे पता लगाऊंगी? स्टैम्प ड्यूटी वाले देखेंगे। देखो, लोग जाते थे रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास, ठीक है, और वैल्यूअर क्या करता था कि उस वक्त या उस टाइम पीरियड के अराउंड जो भी उस लोकेलिटी में आसपास जो भी प्रॉपर्टी सेल हुई होगी, ठीक है, उसकी वो वैल्यू निकाल लेता था कि यार सेम टाइम पर सेम लोकेलिटी में आसपास इतने रेट से क्या हुई थी, प्रॉपर्टी सेल हुई थी। तो फिर उसके रेट के हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी का क्या निकाल लेता था? रेट। ठीक है, बट बेटा क्योंकि इसका कोई आधार नहीं था तो इसमें चीटिंग हो जाती थी। इसमें क्या चीटिंग हो जाएगी? एफएमवी ज्यादा दिखाना चाहेंगे लोग कि कम? सोच कर देख लो अच्छा, एफएमवी का क्या यूज है यहाँ पर, और हम इसको ज्यादा दिखाना चाहेंगे कि कम दिखाना चाहेंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जा रहा है। कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उतना कम हमारा कैपिटल। तो यहाँ लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर से भी चीटिंग करवा लेते थे, है ना, पहचान कर रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसको पैसे खिला दिए थोड़े से, ठीक है, और उससे एफएमवी क्या करवा ली? ज्यादा निकलवाई। ठीक है, एफएमवी क्या करी? ज्यादा। अब एफएमवी तो पता लगा लो 2001 में जाकर, एग्जैक्ट तो अपन पता ही नहीं लगा सकते ना, पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया 2020 में। गवर्नमेंट ने बोला कि जिन एरियाज की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, वहां आप एफएमवी अपने हिसाब से निकालो, बट आपकी जो एफएमवी होगी ना वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती है। मतलब मैक्सिमम कितनी ले सकते हो? जितनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रही होगी उस दिन। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कॉस्ट और एफएमवी तो अपन देख ही रहे हैं, बट एफएमवी ऑन 1/4/2001, ठीक है,
ए और बी, अपन देखेंगे एसजीबी ऑन 1/4/2001, दोनों में से विचेवर इज लोअर लेना पड़ेगा, क्योंकि एसजीबी से ज्यादा तो अपन ले ही नहीं सकते, है ना। और फिर इसमें से ये जो लोअर आए उसमें से इन दोनों में विचेवर इज हायर लेना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है ना, ये अमेंडमेंट था 2020 का। ठीक है, इसका नोट लिख लो, जहां पर वो एफएमबी वाला पॉइंट लिखा था वहां पर नोट लिख लो। है क्या पीछे तुम लोगों के पास? ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा तुम लोगों को। मिला? कहाँ लिखा था अपन ने एफएमबी वाला पॉइंट? जहां पर अपन ने कैपिटल गेन की बात की होगी ना, कैसे निकालते हैं, वहीं पे लिखा होगा। भैया जगह है वहां पे लिखने की? अरे एकदम स्टार्टिंग में होगा यार। एसजीबी वाला केस नहीं, एफएमबी जहाँ पे लिखा था कि कॉस्ट ऑफ एफएमबी विचएवर इज हायर लेते हैं। हाँ ये है ना, यहाँ पर नोट नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर जगह है तुम लोगों के पास? हाँ चलो बढ़िया, लिखो इसी के आसपास, या इसको स्टार मार्क करके लिख लो। बेटा ये अपना, ये मैंने कैलकुलेशन दिखाया था, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48, जस्ट ट्रांसफर के डेफिनेशन के बाद, है ना, उसका उसमें फिर नोट्स डलवाए थे 1 2 3, उसका नोट नंबर 3 है ये, मिल गया? हाँ हाँ नोट तो छोटे से देखो, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020, है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है तुमको कि कौन से फाइनेंस एक्ट का अमेंडमेंट है, बस लिखो। लिखो एफएमबी एज ऑन 1/4/2001, एफएमबी as on 1/4/2001 cannot be more than, cannot be more than SDV, cannot be more than SCD as on 1/4/2001। ठीक है, if SDV is available, if SDV is available, हर जगह की SDV अवेलेबल ही नहीं होती है, तो जहां अवेलेबल नहीं है वहां पर ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अपन ऐसे देखेंगे ना, ठीक है, इसको भी नोट करना है तो ये भी कर लो। कॉस्ट ऑफ असेट पहले इन दोनों में से जो लोअर होगा वो देखेंगे, फिर इन दोनों में से जो हायर होगा वो देखेंगे। चलो वापस आओ क्वेश्चन में। अभी तक क्या हुआ था क्वेश्चन में, राकेश ने एक बार अमाउंट फोरफीट किया, उसके बाद राकेश ने क्या कर दिया, बेचा नहीं, गिफ्ट कर दिया एक को। ठीक है, फिर राकेश की इम्प्रूवमेंट और ए के करवाए हुए इम्प्रूवमेंट दिए हुए, एफएम भी दिया है 1/4/2001 का 1,50,000 और एसडी भी दिया है 1,40,000, तो एफएमबी कभी भी एसडीबी से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अपन एसडीबी को मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो मिस्टर ए, मिस्टर ए कौन है? जिसको गिफ्ट मिला घर। ठीक है,
entered into an agreement with C for the sale of the house on 1st June 2023 and received an advance of 80,000. The said amount was forfeited by Mr. A since C could not fulfill the terms of the agreement. Okay. Finally, the house was sold by A. A ने sell किया बेटा to Mr. Sanjay on 2nd January 2024 for consideration of 25 lakhs. कंप्यूट करना है मिस्टर ए के हाथ में कैपिटल गेन, ठीक है ना। राकेश के हाथ में तो ट्रांसफर माना जाएगा क्या? राकेश ने गिफ्ट किया था ए को, तो गिफ्ट जब करते हैं तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते, बट ए क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, ठीक है, तो सेल करेंगे तो उसको ट्रांसफर मानेंगे। चलो अब बताओ, खुद से ट्राई कर रहे हो? 5 मिनट ले लो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो खुद मैं करवाऊंगी। बड़ा क्वेश्चन है, 10 मिनट ले लो, सिर्फ टाइम पास नहीं करना बैठ कर। हाँ, सीधे जाके IFOS में क्या हो जाएगा, ये अपन नोट लिखेंगे कि राकेश ने जो अमाउंट फोरफीट किया, क्योंकि वो प्रीवियस ओनर है, तो प्रीवियस ओनर का जो अमाउंट है वो रिड्यूस होता नहीं है, अभी ऐसे बता रही हूँ फिर लिखवा देती हूँ, ठीक है। और जो प्रेजेंट ओनर का एडवांस फोरफीट है वो 1/4/2014 के बाद का है, तो वो यहाँ से रिड्यूस नहीं होगा, वो क्या होगा, IFOS में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो FBOC लिया राकेश, सॉरी ए के हाथ का 25 लाख, माइनस किया ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ है तो 25 लाख आ गया नेट कंसिडरेशन, माइनस करेंगे क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट कितनी है 1,05,000 और FMD ऑन 1/4/2001 कितनी है 1 लाख, ठीक है। SDB ऑन 1/4/2001 कितनी है, ठीक है। तो इन दोनों में से whichever is lower और फिर इन दोनों में whichever is higher, तो अपन ने कितना ले लिया 1,40,000, उसको इंडेक्स करा, ठीक है। ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर, और 1-2 के पहले का है तो 100 है ना। तो अब कितना आ गया यहाँ पे तुम लोगों का 200 माइनस किया, माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। अब राकेश ने जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2001 में किया था, मतलब 1/4/2001 के पहले, इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले सारी क्या कर देते हैं, इग्नोर, क्योंकि वो FMD में कंसीडर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद उसने 50,000 का किया, प्रीवियस ओनर का लेंगे अपन इम्प्रूवमेंट, है ना। 348 डिवाइडेड बाय 34 का 109 कितना आएगा, हाँ 633। इसके बाद सेकंड ए ने किया 1,90,000 इंटू 348 डिवाइड बाय 1314 का 220 कितना आएगा 45। बस एडवांस कंसिडर नहीं होगा। नोट लिख लेना बेटा, क्या क्या लिखोगे, पहला नोट लिखो ठीक है। एडवांस का पहले नोट लिख लेते हैं अपन, एडवांस का नोट लिखो, एडवांस मनी forfeited by
Mr. Rakesh, previous owner, shall not be reduced by Mr. Rakesh, bracket में previous owner, shall not be reduced from cost of acquisition. Reduced from cost of acquisition. Second note लिखो, advance money forfeited on or after, advance money forfeited on or after 1/4/2014 shall be taxable under 2014 shall be taxable under head income from other sources. ठीक है? So advance money forfeited by A, या फिर उसी में A लिख दो, अलग से ना दिखाकर. Advance money forfeited by Mr. A shall be taxable under IFOS in previous year. Previous year 23-24 in hands of Mr. A. Shall be taxable under IFOS in previous year 23-24 in hands of Mr. A. और एक और नोट लिखो, improvement done by Mr. Rakesh. Improvement done by Mr. Rakesh. क्या? है ना? क्या लिखवाऊंगी मैं इसमें? हाँ, in improvement done by Mr. Rakesh in year 2000-2001. ठीक है? Is improvement done before 1/4/2001. Is improvement done before 1/4/2001. Therefore, it shall not be considered. Therefore, it shall not be considered. ठीक है? हाँ. चलो दिनेश वाला क्वेश्चन पढ़ो. पढ़ के रखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ, एफबीओसी में क्या लिया बेटा? सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कैसे कंपेयर करते हैं हम? सेल प्राइस का क्या लेते हैं? 110%. ठीक है, और यहाँ लिखते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? हाँ, 65 लाख. और यहाँ कितना है? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हायर है. ठीक है, सेलिंग प्राइस इनटू 110% से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? ज्यादा. तो हम एफबीओसी में क्या ले लेंगे? 65 लाख. ठीक है, अब ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ है? नहीं. ठीक है, अच्छा इसका नोट डालना, ये इसका, ये 110% वाले का क्या डालोगे? नोट डालोगे. ठीक है, माइनस. अच्छा, जो प्लॉट ऑफ लैंड में बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग बनाने को मेन एसेट माना कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, प्लॉट और बिल्डिंग दोनों एसेट ही हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट में काउंट नहीं होता. बिल्डिंग ली है, उसमें फर्स्ट फ्लोर बनाया, वो इम्प्रूवमेंट में काउंट होता है. ठीक है, बट प्लॉट और बिल्डिंग, ठीक है, दोनों अलग अलग एसेट्स है, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं मानेंगे. आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों लॉन्ग टर्म है ना यहाँ पर बेटा आंसर डिफरेंट हो जाता है. मैं एक एग्जांपल करवा दूंगी आगे. ठीक है, कि जिसमें प्लॉट पहले का है
तो वो लॉन्ग टर्म है, और बिल्डिंग मैंने पिछले साल ही बनवाई और दोनों को मिलाकर सेल कर दिया मैंने एक साथ। ठीक है, तो प्लॉट बिकने पर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो बिल्डिंग बिकी है उसमें क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग बनाना कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, समझ में, सेपरेट एसेट है। इस क्वेश्चन में तुम लोगों का आंसर सही क्यों हो गया, क्योंकि दोनों ही लॉन्ग टर्म थे तो फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल कंसिडरेशन में से दोनों का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे, है ना, इंडेक्स करके। तुमने इम्प्रूवमेंट मानकर भी उसको इंडेक्स किया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लिख लो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लॉट का लिखो और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिल्डिंग का लिखो, ऐसे करो। ठीक है, प्लॉट का कितना है, प्लॉट का प्रीवियस ओनर का लेना है, प्रीवियस ओनर का लेना है क्या, 7 लाख। कब लिया था प्लॉट, 5-6 में, नहीं 2-3 में। ठीक है, 2-3 का 105 है, 2-3, हाँ 23,20,000। और बिल्डिंग कब बनवाई बेटा, 10-11 में 15 लाख की बनी है, 348 डिवाइड बाय 10-11 का 167। ठीक है, ये कितना हो गया, 25,748। हाँ, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलेगा उसको, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अपन अलग अलग नहीं निकाल रहे प्लॉट का बिल्डिंग का। अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का डिफरेंस होता है तो अपन को दोनों को बाइफरगेट करना पड़ता। तो सबसे पहले तो अपन को एफबीओसी बाइफरगेट करना पड़ता कि जो 65 लाख है उसमें से प्लॉट का कितना होगा और बिल्डिंग का कितना होगा, वहां से चालू होता है ना फिर। तो कितना, 50 लाख, 5 लाख, 348 डिवाइड बाय 200, 8,70,000। तो कितना आ गया, 251 लिख लो या 2 लिख लो, दोनों ही सही। ठीक है, क्लियर है, हाँ। नोट लिखो सेक्शन 50 का, एज पर सेक्शन 50 एज पर सेक्शन 50C है ना, और 50C जो है वो क्लॉज नहीं है, 50C ऐसा नाम है ना। एज पर 50C, since SDV is more than, SDV is more than 110% of consideration, ना comma, SDV is treated as FVOC, SDV is treated as FVOC। चलो कल कंटिन्यू करते हैं आगे।